पेरेंट्स के साथ नहीं आए। उनसे मैं आखिरी बार कह रहा हूं, ये गलती आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप पेरेंट्स को भाव नहीं दे रहे हैं। इंडक्शन प्रोग्राम का मकसद होता है कि पेरेंट्स आखिरी बार अपने अथॉरिटी से मिल लें। अगर आप BBDIT कॉलेज जा रहे हैं, आप अभिभावक होते, वो कई सवाल मैडम से पूछते, आप उनसे ज़्यादा समझदार नहीं हैं। कॉलेज जाने से पहले सारे बच्चों को हम लोग बुलाते हैं और उस अथॉरिटी से मिला देते हैं जिससे आपको 4 साल तक वहाँ मिलना है, आपको उससे इंटरेक्शन होना है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसीलिए आपको यहाँ इंडक्शन में बुलाया गया, आप सवाल जवाब करें, इसीलिए आपको बुलाया। आप आज भी पेरेंट्स लेके नहीं आए। अब ये आखिरी वक्त है, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब जो आपका तो निकाह हो गया, अब आपकी रुखसती होनी है आज ऐसे हालात में। अब मेरी गुजारिश यही है कि जब आखिरी दिन आप कॉलेज जाएं तो कम से कम पेरेंट्स लेके जाइए। आज का जो BBDIT कॉलेज का फर्स्ट इंडक्शन प्रोग्राम है, ये 2 बार 3 बार में पूरा होता है। हम लोग करते ये हैं कि जब 50 बच्चे के आसपास नामांकन हो चुके होते हैं या 100 हो जाता है, तो हमारी कैपेसिटी यहाँ पर जो है वो है 100 बच्चों के बैठने की और 100 अभिभावक की बैठने। आप लोग काउंसलिंग में भी देखा होगा, आप टीवी पे लाइव देख रहे थे काउंसलिंग को, तो वो वक्त अलग था। लेकिन अब हम लोग जब काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद सारे जितने उतार चढ़ाव थे और सारी दिक्कतों के बाद हमने एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल अपने आप को किया। और कई चैलेंजेस आते हैं जब एडमिशन की बात आती है, तो लोग कहीं होटल के कमरे में डॉक्यूमेंट देते हैं और वो बंदा भाग जाता है, कहीं पैसा देते हैं, पैसा डूब जाता है। भारत में करीब 30% बच्चे तो अपना करियर सिर्फ गलत जगह जाने से खराब कर लेते हैं। तो रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की योजना संकल्प 2005 से 2022 तक पहुंच गई। लेकिन जब हम लोगों ने शुरू किया था इस योजना को, तो चैलेंजेस ये थे कि लोग कहते थे भाई एडमिशन होगा और देखना आप दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में ठीक रहेगा, जब डिग्री देने लगेंगे तो आपको रोक लिया जाएगा। तो इसका जवाब मेरे पास नहीं था। हम लोग जो जवाब देते थे उसमें दम नहीं था। लेकिन जब पहला बैच पास आउट हुआ तो उसने खुद जवाब दिया कि देखो भाई, जो लोग कह रहे थे किडनी निकाल लेगा, गुर्दा बेच देगा, जो लोग कह रहे थे डिग्री रख लेगा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो शिक्षा माफिया आपको डरा कर, धमका कर, गुमराह करके अपनी दुकान चलाता रहा। और जब तक वो आपको गुमराह नहीं करेगा, शिक्षा में आपको महंगी शिक्षा परोसेगा नहीं, तो उसका कमीशन 10%, 20%, 30% उसको मिलेगा नहीं। इंडक्शन इसलिए होता है कि बहुत जिम्मेदारी के साथ रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ना के बच्चों को फॉर्म दे रहा है, बल्कि फॉर्म की प्रक्रिया को
पूरा होने के बाद, फॉर्म की प्रक्रिया को पूरा हो जाने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया में उनको वेलकम किट भेजकर, फिर उनको फोन करके ये संदेश पास किया जा रहा है कि अरे मेरे भाई, अपने पिता के साथ आइए, काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होइए, पहले देश की काउंसलिंग व्यवस्था को, एडमिशन व्यवस्था को समझिए। आप खुशनसीब वो बच्चे हैं इस ग्रुप में जिन्होंने किसी की नहीं सुनी, अपने आंखों देखी कानों सुनी पे भरोसा किया, दूसरों के शब्दों पे भरोसा नहीं किया। आप वो खुशनसीब बच्चे हैं आज इस रूम में बैठे हुए जो अपने हायर एजुकेशन का सपना पूरा करने जा रहे हैं, जो सपना ना कि सिर्फ आपका सपना है, इस देश का भी सपना है कि हायर एजुकेशन में युवाओं का एनरोलमेंट बढ़े और भारत का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऊपर हो। आप उसमें शामिल हुए आज। आप वो खुशनसीब बच्चे हैं जिसका कोई डॉक्यूमेंट लेकर नहीं भागा। आप वो खुशनसीब बच्चे हैं जिसका कोई पैसा नहीं डूबा। आप वो खुशनसीब बच्चे हैं जो किसी प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी माफिया का शिकार नहीं बने। आप वो खुशनसीब बच्चे हैं जहां से पढ़ने जा रहे हैं वो डिग्री राज्य सरकार की थी, और जहां राज्य सरकार की अप्रूवल के साथ आप पढ़ रहे हैं वो डिग्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी पढ़ाई करी थी राज्य सरकार से, वो केंद्र सरकार से नहीं पढ़े थे। तो आप वो खुशनसीब बच्चों में से एक हैं जो एफिलिएशन के मामले में भी सही जगह पे गए हैं, और आपने किसी को भी 1000 रुपए के फॉर्म के अलावा 1 रुपया भी नहीं दिया। और आप में से जो लोगों को लगता था अब तक कि वो 1000 रुपया से रोजमाइन चल रहा है, उनको ये बता देना चाहता हूं कि रोजमाइन उस 1000 रुपए को आपके ही गांव और शहरों में खर्च करता है। उस 1000 में आपको क्या मिल रहा है? आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो रही है, आप कोई बाबू बनारसी दास इंस्टीट्यूट का प्रोस्पेक्टस नहीं खरीद रहे हैं, वहां के नाम के रजिस्ट्रेशन का बुक नहीं खरीद रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं खरीद रहे हैं, आपने एक फॉर्म भरा रोजमाइन का और आज इंडक्शन प्रोग्राम करा के आपको कॉलेज के प्रांगण में भेजने की तैयारी कर दी है। इससे आसान रास्ता नहीं बनाया जा सकता। उस 1000 रुपए में कई जगहों पे रोजमाइन संस्था गाड़ियों के इंतजाम कर रहा है ताकि पिक एंड ड्रॉप का मामला हो। उन 1000 रुपए में कई जगह बच्चों के पिता जब जा रहे हैं तो उनके माता पिता को एक टाइम का खाना और उस दिन रहने का इंतजाम किया जा रहा है। और ये सब आपके विश्वास से संभव हो पाया कि हजारों की तादाद में छात्र विश्वास करके रोजमाइन के साथ जुड़ करके सारे कानों सुनी बातों पर विश्वास नहीं करके, आंखों देखी बात पर विश्वास करके और अपने भाइयों का रिव्यू लेकर के यहां से काउंसलिंग लेते हैं और फिर संतुष्ट होते हैं, फिर एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो आप वो खुशनसीब बच्चे हैं जो आज उस लिस्ट में शामिल हो गए जो लिस्ट हायर एजुकेशन की लिस्ट है 2022 की। आज इंडक्शन का एक और मकसद खास है कि मौखिक एग्रीमेंट आपको सुना दिया जाए जो लिखित एग्रीमेंट बना है। बाबू बनारसी दास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो मौखिक एग्रीमेंट आपको सुना दिया जाए, जो लिखित एग्रीमेंट बना। आज तक आपको कहानियां सुनाते थे लोग, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, आप जाइएगा तो फीस ज्यादा लग जाएगी, आप ऐसे करेंगे तो वहां आपके साथ हॉस्टल के नाम पर ज्यादा पैसे ठग लिए जाएंगे। भाई साहब, ऐसा होता तो हजारों की तादाद में छात्र इस संस्था पर विश्वास नहीं करते, इस प्रक्रिया पर विश्वास नहीं करते। आज जो भी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं
और पढ़ने गए, वो अपने दिल पे हाथ रख के सिर्फ सोचे एक बार कि रोज माइंड से जिस प्रांगण में वो पहुंचे हैं वहां दूसरों से कितनी फीस ली जा रही है। वो अपने दिल पे हाथ रख के एक बात और सोचें कि उन्होंने रोज माइंड को दिया क्या है। जहां इस जमाने में कोई किसी की मदद नहीं कर रहा, उस जगह ऐसा एक नायाब रास्ता तैयार करके आपको दिया जा रहा है, लेकिन आप की पूरी ताकत डिस्ट्रक्शन की मुहिम में है और आप कंस्ट्रक्टिव नहीं है। कंस्ट्रक्टिव इसलिए मैं आपको नहीं कह रहा हूं क्योंकि अभी भी जितने नामांकन मैंने BBDIT में कर दिए वो सभी छात्र ने इंडक्शन प्रोग्राम की वीडियो पर आकर कमेंट नहीं किया और नहीं कहा कि मैं एडमिटेड छात्र हूं, मैंने अपना नामांकन पूरा कराया इस संस्था के माध्यम से। क्यों ऐसा हो रहा है पता है? क्योंकि हम सब कच्चा बादाम के गानों को शेयर करने में, उंगलियां दबाने में दर्द महसूस नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्म का मामला है। आपको शर्म आनी चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव मुहिम का और कौन सा चीज बनाया जाए जहां ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, न जाति, न धर्म पूछे बगैर आपको पढ़ाने के लिए गोद लिया गया, लेकिन आपकी उंगलियां और आपकी जुबान अभी भी समाज को आगाह करने में, हक की बात रखने में कमजोर है। लेकिन अगर किसी एक के साथ भी जुल्म हो जाए, किसी एक का थोड़ा फीस ज्यादा लग जाए और वो अपनी वीडियो, अपनी ऑडियो के माध्यम से कमेंट करता है, उसको तुरंत लोग रिएक्ट करते हैं, अच्छा ऐसा हो भाई, मैं एक हॉस्पिटल चला रहा हूं, मैं आपको पूछता हूं, इस देश को पूछ रहा हूं कि हॉस्पिटल में एक शख्स भर्ती होने आया, ट्रे पे लेटा हुआ था, ट्रॉली से लाया गया उसको ऑक्सीजन लगा हुआ था। एक शख्स कांधे पे सहारे से गोदी में लाया गया और उसको हॉस्पिटल में लेटा दिया। जब ऑक्सीजन लगा हुआ आदमी मर गया, उससे लाश जा रही है बाहर, तो कुछ लोगों ने पूछा, भाई ये हॉस्पिटल कैसा है? तो कहा, मारिए, हम तो तब ठीक ठाक लाए थे, इन हॉस्पिटल वालों ने मार दिया साहब, बर्बाद कर दिया। एक शख्स जो चल कर आ रहा था कांधे पे सहारों के जरिए, वो एकदम फिट फॉट होकर चलता हुआ निकला। उससे पूछा दूसरे व्यक्ति ने कि भाई ये हॉस्पिटल कैसा है, आप कैसा फील कर रहे इस हॉस्पिटल के बारे में? कहा कि अरे मारिए भाई साहब, तो भगवान बचा लिए, वरना इन्होंने तो लूट ही लिया था। उन दोनों के रिव्यू से ऐसा लगता है कि जो बच गया उसको भगवान ने बचा लिया और जो मर गया उसको हॉस्पिटल ने मार दिया। सारे देश के हॉस्पिटल को बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल का तो कोई रोल ही नहीं है समाज में। या ऐसे हालात से किसी हॉस्पिटल को चलाया जा सकता है? शिक्षा में मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवस्था, जो एसेंचर में चले गए, जो अमेरिका में प्लेस हो गए, जो दुबई चले गए और बड़ी बड़ी नौकरियों में शामिल हुए, वो मुंह छुपा रहे हैं कि मैं रोज माइंड का छात्र था। किसी को यह ना पता चल जाए कि मैं मिडिल क्लास हूं, मैं कभी गरीब भी था। वो मुंह छुपा रहे हैं। और जिनके साथ हॉस्टल सूट नहीं किया, वो भाग गए, वो आके बता रहा है, यार मारिए, रोज माइंड की व्यवस्था क्या व्यवस्था है, मैं तो गया था, वहां दाल पतली थी, रोटी सड़ी हुई थी। तो कैसे चलेगा कंस्ट्रक्टिव मुहिम? आज इंडक्शन से पहले मैं बता रहा हूं आपको, मेरा मकसद आपको शिक्षित करना है। मैं दाल पतली और सब्जी में नमक ज्यादा चेक नहीं कर पाऊंगा, ये काम आपका होगा। जिस चीज का पैसा आप दे रहे हैं उसकी मुझे
कोई अता पता उस बात का नहीं है कि खाना कैसा होगा आपका, लेकिन खाना जो 42 बच्चों के लिए बनेगा वही 9 बच्चों के लिए बनेगा जो 9 आप हैं हर ब्रांच में। सिर्फ आप रोजमाइन के बच्चे तो वहां होंगे नहीं, सैकड़ों हजारों बच्चे दूसरे तरह से भी एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल होंगे, एकेटीयू की प्रक्रिया से शामिल होंगे, जेईई मेन की प्रक्रिया से शामिल होंगे, और वही बच्चे को वही खाना मिलेगा, वही हॉस्टल में आप भी रहेंगे जहां वो रहेंगे। लेकिन मैं आखिरी बार आपसे ये कहना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद शायद हम लोग 1 साल 2 साल बाद मिले, कि जहां भी रहना उस शपथ को याद रखना जो तुमने लिए हैं कि मैं पढ़ने के बाद एक बच्चे को पढ़ाऊंगा और अपनी शादी में दहेज नहीं लूंगा और ना अपने परिवार को लेने दूंगा। ये शपथ याद रखना। और दूसरी बात, कभी तन्हाई में किसी किनारे, नदी के किनारे बैठने का मन करे तो बैठकर सोचना, जिस दिन आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, जिस दिन डॉक्टर बन जाओ, जिस दिन इंजीनियर बन जाओ, जिस दिन किसी बड़ी नौकरी में हो जाओ, तो सोचना कि मैं यहां कैसे पहुंचा। मुझे चंदा मत देना उस दिन, लेकिन आकर सोशल मीडिया पर लिख देना कि मैं आईएएस फलाना। एक जमाने में जब मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था तो एक ट्रस्ट है, रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, उसी के जरिए मैं पहले पढ़ा और आज आईएएस हूं। उस दिन मेरी मेहनत का फल मुझे मिल जाएगा। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई चंदा नहीं चाहिए, मुझे आपकी सैलरी का 10% नहीं चाहिए, जो फीस आपकी स्कॉलरशिप के जरिए दी गई उसका कोई मॉर्गेज नहीं चाहिए, वो कोई रिटर्न नहीं चाहिए। लेकिन इसके बदले में अगर सम्मान भी नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके बदले में अगर उस चीज को इज्जत ना मिले, तो भगवान से मेरी दुआ है कि आपके साथ वही व्यवहार आपकी औलादें करें जो आप मेरे साथ कर रहे हैं। बस ये मेरी दुआ है, ज्यादा कुछ नहीं। आप जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं, सब कुछ यही रिटर्न होता है। जो आप कंस्ट्रक्ट होंगे तो आपकी शादी होगी, फिर आपकी औलाद होगी। आपने उसी की इज्जत नहीं की जिससे आप कंस्ट्रक्ट हुए, तो आपकी औलाद को आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसका बदला आपको मिल जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दुखी मन से कि मैं फील कर रहा हूं कि हजारों की तादाद में जो पास आउट बच्चे हैं, उन्हें आकर अब सामने से कहना चाहिए। उनमें से किसी एक ने मुझे कहा, मैं उसकी शादी में गया था, लेकिन जिसकी शादी हुई वो लड़का दुबई में नौकरी करता, वो एक यतीम का बच्चा है। यतीम कहते हैं जिसके फादर नहीं है। मैंने उसे गोद लिया, पढ़ाया, आरवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैंने उसे पढ़ाया, और बाद में वो बच्चा दुबई चला गया। उसकी शादी मेरे गांव में हुई, मुझे शादी में बुलाया गया, लेकिन किसकी तरफ से मैं गया? लड़की वालों की तरफ से। जब बारात आई तो मैं वहीं बैठाया गया था मंच पे, तो लड़का सेहरे में था। जैसे उसका सेहरा उठा, उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा। मैंने कहा ये तो रोजमाइन का छात्र है। तब मैंने उससे इतना पूछा, मुझे बताया नहीं तुमने यार कि तुम्हारी शादी मेरे गांव में ही हो रही, जहानाबाद में हो रही। उसने कहा कि हमने आपको फोन किया था लेकिन आपने उठाया नहीं। लेकिन मैं ऐसे मानता हूं कि शर्म आनी चाहिए इस जवाब पर। अगर शादी कहीं और होती तो मामला कोई ज्यादा नहीं था, लेकिन शादी जब मेरे गांव में ही हो रही थी तो उसको बिल्कुल आना चाहिए था, और एक बार नहीं 10 लोगों के जरिए मुझे पैगाम देना चाहिए था। ये बात मैं इसलिए कोट कर रहा हूं रिकॉर्डिंग के अंदर, ताकि उसको भी पैगाम पहुंचे। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि इन सारी चीजों से सिर्फ एक बात पता चलती है कि एक वक्त था जब हम टीचरों के लिए 10 रुपए का झाड़ू और 2 रुपए का चॉकलेट टीचर्स डे पे ले जाके देकर
उनको वो सम्मान फील करवाते थे जो सम्मान के वो हकदार थे। और एक व्यवस्था संस्था की, रोजमाइन की, जिसने उससे कुछ नहीं मांगा सिवाय इस बात के कि आप गवाह बने इस प्रोग्राम के। वो अगर मुंह छुपाता चले, आप ये क्यों नहीं कहते दुनिया को कि मैं इतना मेरिट वाला था, मेरे अंदर इतनी मेरिट थी कि रोजमाइन ने मुझे सेलेक्ट किया और मैं पढ़ने गया, मेरी तो कोई फीस भी नहीं लगी। आप इस बात को ऐसे कह लीजिए बजाय इस बात के कि आप बहुत गरीब हैं या आप बहुत मिडिल क्लास थे। आप सच में इतिहास जब लिखा जा रहा होगा तो 2 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया स्कूल व्यवस्था के खिलाफ, वो बहुत जल्द आपके बीच होगा। उसमें मैंने कहा कि क्या व्यवस्था है, जब दुनिया में शिक्षा सस्ती हो रही है तो हमारा देश शिक्षा को महंगा करने का प्लान ला रहा है और किताबों पर जीएसटी लगा रहा है। तो ये व्यवस्था के खिलाफ हम लोग पूरी बुलंदी और आप बुलंद आवाज के साथ आप के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। आज इंडक्शन में थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। मैम हमारी जो आई हैं बीबीडीआईटी की डीन है और पहले दिन से जब संस्था की नींव रखी गई, उसके बाद कॉलेज जब शुरू हुआ तब से लेकर आज तक चेयरमैन साहब का कहना है कि उनके परिवार की एक सदस्य बन करके कांधे से कांधा मिलाकर संस्था को बल देती रही। चेयरमैन साहब के बच्चे खुद आने वाले थे, लेकिन उनको पैर में चोट लग जाने की वजह से वो नहीं आ पाए और आज आपको बिठाकर, मैम को यहाँ बिठाकर ये बताना जरूरी है, इस मीटिंग का मकसद है कि आपसे 1000 रुपए के अलावा कुछ लिया नहीं गया और जो पैसे आपने दिए हैं और आज देने वाले हैं, उसमें जो संस्था आपको रसीद काट के दे रही है, जो संस्था की आपको रसीद प्राप्त हो रही है, वो आपके उस 85,000 रुपया, 80,000 रुपया, 70,000 रुपया और 60,000 रुपया में से माइनस हो जाएगा। जो बच्चा डिप्लोमा कर रहा है उसको 12, 25, 60, अगर उसने 10 दिया है तो 40 और जमा करना। जो बच्चा इंजीनियरिंग करने जा रहा है, बीटेक करने जा रहा है, उसको अगर लेटर उसको हॉस्टल खाना रहना सब मिला 80 का, तो उसने 20 जमा किया है, तो जब हॉस्टल में वो रहने जाएगा तो 20 और जमा करेगा। सेमेस्टर में उसको बांट दिया गया है, 80 को 2 पार्ट में देना है, कोर्स वाइज फीस है। अब अगर आप इस बात को, गाजियाबाद का चूंकि मामला है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के इंस्टीट्यूट में से किसी भी गूगल पे उसको सर्च करें और फोन करें। हेलो, मैं बोल रहा हूं राम, मैं आपकी संस्था में नामांकन लेना चाहता हूं, मुझे सिर्फ ये जानना है कि आपकी हॉस्टल फीस कितनी है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में जो कॉलेज की हॉस्टल फीस है वो 80 से लेकर 1 लाख तक है, लेकिन हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट में करके बीबीडीआईटी को इस हॉस्टल को 70 के आसपास लाया। ये बहुत कम रेट है वहां पर का, आप किसी इंस्टीट्यूशन से वेरीफाई कर लीजिए। इसलिए आपको जब कोई चीज मिले तो उसकी कदर तभी होगी जब उसका मार्केट रेट आपको पता हो, नहीं तो आपको कदर नहीं होगी। तो आज का मकसद ये है कि मैम के सामने ये बात कह दी जाए कि आपके लेटर में लिखा हुआ जो अमाउंट है, एक लेटर में लिखा हुआ जो अमाउंट है, उसको मैं पढ़ के सुना देता हूं। लेटर दीजिए, एक लेटर दीजिए, इतना को आप एडिट कर लीजिए। ये बच्चा है जो बी फार्मा का है। अब बी फार्मा का जो बच्चा है उसकी जो हॉस्टल फीस है वो रखी गई है 60,000, 70,000, जो सारे बच्चों की है। किसी की 60 है, किसी की 70 है। एक्चुअली में आपको पहले एक बात बता दूं
कि जब कभी कम लिखा जाए तो ये मत समझिए कि कम लिख दिया गया, जब कोई बच्चे को ज्यादा लिख दिया जाए तब आइए मुझसे मिलने। हम आपको एक 70,000 के हॉस्टल के बाद अगर आपको कहानी बता रहे हैं तो आप पूरे हिंदुस्तान के किसी भी इंसान से पता लगा करके ये पता लगा लीजिए कि बी फार्मा का एग्जाम फीस क्या है यूपीटीयू, तो आपको पता चलेगा कि 6 से 8,000 के लगभग आई थिंक एग्जाम फीस है। 7,865 7,865 तारीख से मैडम ने बताया। तो अगर 70 और 8 78 और 800 ये हो गया आपका। इसमें से कुछ भी आपने कॉलेज मैनेजमेंट को नहीं दिया, आप 6,000 रुपया महीना खा गए और बाथरूम चले गए और पंखा के नीचे सोए, और 7,800 रुपीज आपने सरकार को ऑनलाइन पे कर दिया, या कॉलेज मैनेजमेंट को भी पे करेंगे तो कॉलेज मैनेजमेंट को सरकार को पे करना। अब नीचे लिखा है कि आप टोटल खर्च जो दे रहे हैं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को 85,000 रुपए दे रहे हैं बी फार्मा में, खाना, रहना, एग्जाम फीस, पढ़ना, सारी चीजों को मिलाकर ये 85,000 रुपीज आप कॉलेज मैनेजमेंट को दे रहे हैं। इसका मतलब गौर से समझिए कि अब 12 छक्के 72 और 7 कितना हो गया, 7,880 के करीब हो गया। आप जो पूरे साल में 12 महीने में जो आप केमिकल कॉस्ट, मिसलेनियस कॉस्ट, जिम चार्ज, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, बुक बैंक जो अदा कर रहे हैं वो अदा कर रहे हैं सिर्फ 5,000 रुपया। ड्रेस आपको अलग से लेनी है, बुक बैंक आपको अलग से अपना खरीदना है, दैट इज योर्स। लेकिन आप एक बात सोचिए, अभी मैं दिल्ली का एक हादसा बताता हूं आपको। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक पोस्ट मेरे पास आया फेसबुक में, उस पोस्ट को हम लोगों ने बाद में वेरीफाई किया और वो पोस्ट सही था। कई बार सोशल मीडिया पर चीजें गलत आ जाती हैं। उसमें डीयू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लिखते हैं कि मैं आज बहुत दुखी हूं और जिस कुर्सी पे बैठा हूं बहुत दुखी मन के साथ वहां से उठ नहीं पाया। कई घंटे बैठकर सोच रहा था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। इस तरह की बातें उन्होंने बड़ी इमोशनल से लिखी। उसमें लिखा उन्होंने ये है कि बिहार से 2 बच्चे एक अभिभावक के पास साथ आए और उन्होंने कहा कि मेरा एडमिशन कैंसिल करा दीजिए क्योंकि मैं डीयू यूनिवर्सिटी की हॉस्टल फीस नहीं दे पाऊंगा। मैंने तो सोचा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो सस्ता होगा। मेरे बड़ी मेहनत से बच्चों ने डीयू निकाला और नामांकन की प्रक्रिया में शामिल हुए, परंतु जब मैंने सुना कि हॉस्टल 1,20,000 का है तो मैं इतना पैसे वाला नहीं कि मैं 2 बच्चा अपने संस्था में पढ़ा पाऊं। मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो बच्चे समझते हैं कि डीयू में हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ी व्यवस्था उनको मदद कर देगी, उस बच्चे को 20,000 की कॉलेज फीस और 1,20,000 की हॉस्टल फीस, मतलब 1,40,000 रुपया प्रति वर्ष का फीस लगेगा। इसलिए उस बच्चे ने नामांकन कैंसिल करा दिया। और हम जो कह रहे हैं, हम केंद्र सरकार नहीं है, हम राज्य सरकार नहीं है, हम जो कह रहे हैं कि हम 12 छक्के 72 ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद का रहेंगे। और आप जो मुझे वीडियो में देख रहे हैं, आपको मुझ पे क्यों विश्वास करेंगे? आप एक्यूरेट इंस्टीट्यूशन से पूछ लीजिए, आप स्काईलाइन से पूछ लीजिए, आप यूनाइटेड इंस्टीट्यूट से पूछ लीजिए, आप उस पे क्यों? आप केसीसी से पूछ लीजिए, आप जीएल बजाज से पूछ लीजिए, आप आईटीएस से पूछ लीजिए,
आप IMS से पूछ लीजिए, मुझ पर क्यों विश्वास करेंगे आप? जितने इंस्टीट्यूशन का नाम लिया आप, NIT से पूछ लीजिए, GNIT से पूछ लीजिए, आप उनसे पूछ लीजिए कि उनके हॉस्टल की व्यवस्था कितनी है। उनकी जिनके मैंने नाम लिए, इनमें से कोई भी 80 के ऊपर है, 80 के नीचे नहीं। तो संस्था क्या कर रही है, ये देश देख रहा है। देश का युवा अगर अभी भी आंख पे पट्टी बांधे हुए है, तो उसको व्यापारियों से कोई बचा नहीं सकता। क्रेडिट कार्ड योजना से आप बच गए, वरना आप भी किसी जगह सूद दे रहे होते और सूद ले रहे होते। आप इंटरेस्ट से अपना पढ़ने के बाद पैसा जमा करो, आपको कोई लोन नहीं लगा। आज जो व्यवस्था से आप जुड़े हैं, वहां जाइए और पढ़िए ऐसा कि हम लोग एक व्यवस्था लेकर आए हैं आपके लिए कि अगर आप टॉपर हैं वहां के कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, तो हम लोग आपको एक चिट्ठी लेते हैं और एक विचार करते हैं आपके साथ कि आपका खाना, आपका रहना दोनों माफ हो जाए, और आपका पढ़ना तो माफ है ही। आप ऐसे पढ़िए, वहां लप्पू मत बनिए। वहां गए हैं जिस मकसद से, वहां पढ़िए। और मैम से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम अपने कॉलेज के बारे में कुछ बताएं हम लोगों को, और जो सवाल बच्चों के मन में है इस संस्था के MOU को लेकर के, उस पर 4 लाइनें कहें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर मीना सक्सेना है। हाँ। और मैं कॉलेज की डीन हूँ और 1999 से मैं कॉलेज के साथ हूँ। तो आप कह सकते हैं कि जो कॉलेज का पहला बैच 2003 में पास आउट हुआ, वो मेरे सामने ही पास आउट हुआ। उसके बाद तो बेटा पता नहीं कितने बैच पास आउट होते रहे और ये सिलसिला चलता रहा। आज मैं एक इंडक्शन प्रोग्राम के लिए आपके सामने हूँ। हमारा कॉलेज 2000 में अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो उस टाइम में यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहलाया करती थी, वो उत्तर प्रदेश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी होती थी टेक्निकल, उसको नाम दिया गया था उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी आपका नाम बदलकर आज अब्दुल कलाम जी के नाम पर अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहलाती है। यूनिवर्सिटी वही है, बस नाम बदल गया है। इसी तरीके से जो बाबू बनारसी दास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो 2000 से अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। एफिलेटेड का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये भी समझा दूं। एफिलेटेड का मतलब ये होता है कि हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं होता कि पेपर भी वहीं बनते हैं और एग्ज़ाम भी वहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता। हम लोग सब लोग सिर्फ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं। एफिलेटेड मीन्स कि पूरी ऑल ओवर यूपी के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो यूनिवर्सिटी से आएगा। ऑल ओवर यूपी में सेम क्वेश्चन पेपर आएगा, सेम एग्जामिनेशन की डेट रहेगी, सेम रिजल्ट आएगा। ये नहीं कि गाज़ियाबाद में बाबू बनारसी दास का रिजल्ट आ रहा है और गाज़ियाबाद में दूसरे का नहीं आ रहा। ऑल ओवर यूपी में जो भी एग्ज़ाम होगा वो सेम होगा। तो इसको कहते हैं हम एफिलेटेड वर्ग। ठीक है, इसके अलावा एक टर्म होता है AICTE। जितना भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, हम उनसे एफिलेटेड होते हैं। तो जो आपका इंस्टीट्यूट है वो सारी गवर्निंग बॉडी, जो भी गवर्नमेंट बॉडी हैं, उनसे एफिलेटेड और उनसे एफिलेटेड है, या तो उससे एक्रीडेटेड जिससे हमारे सारे क्वेश्चंस पेपर आ रहे हैं, या हमारी टेक्निकल चीज़ों को वो एफिलेटेड करते हैं। क्लियर बच्चों? आपके कॉलेज को कोई AICTE अवार्ड भी मिला हाँ, है बच्चों को? हमारे कॉलेज को जो AICTE, वो सब मैं बताने वाली थी। हमारे कॉलेज को डिफरेंट टाइम टू टाइम बहुत सारे अवार्ड्स मिलते रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमको जो अवार्ड मिला है AICTE, जिसका मैं आपको बता रही थी कि AICTE ऑल ओवर इंडिया के जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं उससे गवर्न होते हैं, उसमें उनके चेयरमैन ने हमें बेस्ट कॉलेज इन NCR 2022 अवार्ड दिया है। बहुत अच्छा। ये सब कॉलेज की मेहनत है। इसके अलावा जो आप स्टूडेंट हैं उनकी मेहनत है, वही लोग कॉलेज को आगे ले जाते हैं। और ये सभी तरीके से मैं आपको कहूँगी, हमारे यहाँ एक
टाइम के टाइम एक स्पोर्ट्स वीक भी होता रहता है। जैसे आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि ये कहें कि हम स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी चाहिए, तो स्पोर्ट्स वीक सेलिब्रेट करते हैं। टाइम टू टाइम हमारे कॉलेज में सेमिनार्स होती है। सेमिनार का मतलब ये होता है कि किसी भी इंडस्ट्री से कोई भी एक रेपुटेड पर्सन या डिफरेंट बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से डिफरेंट प्रोफेसर जो काफ़ी एजेड होते हैं, वो अपने विचार आपके साथ शेयर करते हैं, आपको सिखाते हैं कि आप लाइफ में क्या कर सकते हो, कैसे क्लासरूम से इतने स्टूडेंट्स कि उसको एक ब्लॉक में बनाना बहुत मुश्किल है। कॉलेज जितने बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में है, वो अलग अलग ब्लॉक में उसको डिवाइड किया हुआ है। इसके अलावा आता है आपका एडमिन ब्लॉक, जहाँ की हर प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क उस ब्लॉक के अंदर होता है। नेक्स्ट आता है आपका कैफेटेरिया। कैफेटेरिया मैं समझती हूँ बच्चों को सबसे ज़्यादा वो पसंद होता है। लंच टाइम में आप लोग कैंटीन में एंजॉय करते हैं। आपका कैंटीन एक फुल फ्लैश कैफेटेरिया है, जिसमें बच्चों का बैठने की जगह, बच्चों का लंच करना है, और जो कैंटीन इंचार्ज है वो सारी चीज़ें आपके पास रखता है। चाहे आप उसे साउथ इंडियन ट्राई करिए, साउथ इंडियन जैसे डोसा इडली जिसको बोलते हैं, या चाउमीन, बर्गर, या आप पराठा, जो भी कुछ चीज़ आप ब्रेड जो लेना चाहते, सॉरी ब्रेड ऑमलेट नहीं होता, इसके अलावा आप सैंडविचेस, चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, जूसेस, आपको सब चीज़ वहाँ अवेलेबल होती है कैंटीन में। इसको कहते हैं कैफेटेरिया। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड सेमिनार हॉल। सेमिनार हॉल में मैंने आपको बताया कि जितने भी सेमिनार्स होते हैं, सेमिनार हॉल की कैपेसिटी है हमारी करीब 350 स्टूडेंट की, जिसमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है और 350 स्टूडेंट एक बार में बैठ सकते हैं। सेमिनार के अंदर हमारे सारे सेमिनार्स वहाँ होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेमिनार क्या है, वर्कशॉप्स क्या है, ये मैंने सारा आपको सिखाया। या किसी भी तरीके का, जैसे आप भी जाएंगे, जो इंडक्शन प्रोग्राम आज आपका यहाँ पर है, इस तरीके से इंडक्शन प्रोग्राम कॉलेज में होगा, कॉलेज में आपका वेलकम होगा कि आप कॉलेज में आए हैं। वो सारा प्रोग्राम आपको हमेशा 4 साल तक सेमिनार हॉल के अंदर मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है आपके लिए, जिसको हम कह सकते हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद से बच्चे ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस भी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड ईयर के बाद वो एक कंपलसरी ट्रेनिंग होती है कि जो बीच में 2 मंथ का गैप होता है उसमें आपको ट्रेनिंग करनी ही करनी है। वो सब ट्रेनिंग वगैरह कॉलेज आपको प्रोवाइड कर देता है कि आप इस पर्टिकुलर कंपनी में जाकर ट्रेनिंग कीजिए। फिर आता है आपका प्लेसमेंट की बात। प्लेसमेंट में जितना आप कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, वही वाली कहावत है कि जितनी अच्छी परसेंटेज आप ले आएंगे इतना ही अच्छा आपका प्लेसमेंट होगा। पर कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं रहता है जिसका प्लेसमेंट ना हो। हम कॉलेज का प्लेसमेंट 100% प्लेसमेंट आपको करा कर देते हैं। किसी भी तरह की कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज के आप आज नाम सुनते हैं, एचसीएल, एसेंचर, विप्रो, इन्फोसिस, इन सबका जो टेक्निकल पेपर्स होते हैं हम आपको थर्ड ईयर में ही सॉल्व करवाने शुरू कर देते हैं। या बी फार्मा के लिए जितनी मेडिसिनल कंपनीज होती हैं उनका भी हम एक टेक्निकल पेपर, क्योंकि वो लेते हैं जॉब से पहले, वो सारे सॉल्व कराना शुरू करते हैं। जब आप 4th ईयर में पहुंचते हैं आप हर तरीके से परफेक्ट हो जाते हैं। जो टेक्निकल आपका होना है वो परफेक्ट है, पढ़ाई आपने परफेक्टली कर ली, इंग्लिश कम्युनिकेशन भी हम आपकी बेटर कर देते हैं। टाइम टू टाइम हम ग्रुप डिस्कशंस कराते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो ग्रुप डिस्कशन से आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, अच्छे से बोलना सीखते हो। वो सारी कम्युनिकेशन करते करते फाइनल ईयर पहुंचते पहुंचते आप सोने से कुंदन बन चुके होते हो। वेरी गुड। ठीक है, और फिर कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होती कि आपको नहीं लेना या आपको नहीं। ये आपका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट है। ये एक टीम इसमें वर्क करती है। फिर आपकी आती है सेंट्रल लाइब्रेरी। जब आकर आप अपनी लाइब्रेरी देखोगे, देखिएगा इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि मैं नहीं बता सकती आपको। बहुत बड़ी लाइब्रेरी आपकी है। सारी रेफरेंस बुक्स, सारी बुक्स आप जितना पढ़ सकते हो उसमें लीजिए। आप अपनी बुक्स इशू कराइए, 1 दिन 2 दिन के लिए घर ले जाकर उसको पढ़िए भी, उसको अपने पास रखिए भी और फिर वापस कर दीजिए। ठीक है।
तो सेंट्रल लाइब्रेरी का ये है कि आप अपना बुक्स लीजिए, पढ़िए, अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाइए और फिर नेचुरली किसी और बच्चे के लिए रिटर्न कर दीजिए। मैम ये जो सामने में नजर आ रही है क्या रेलवे का क्रॉसिंग पुल है? सर ये मैं बता रही हूँ एक्चुअली क्या है, आपने जो अपना कनेक्टिविटी बताई ना कि हमारी क्या कनेक्टिविटी है, हम बिल्कुल मेन रोड पर हैं। 53 हाईवे 58 हाईवे जो है, जो देहरादून के लिए जाता है या मेरठ के लिए जाता है, दिल्ली मेरठ रोड पर हमारा कॉलेज है जो मेन हाईवे पे है। मेन हाईवे आप उतरोगे और कॉलेज में घुसोगे, आपको बिल्कुल नहीं चलना। कॉलेज के अंदर कितना चलना है दैट इज अनदर इशू, वो एक अलग बात है कि आप कॉलेज कितना बड़ा है तो आप कितना चल रहे हो, लेकिन मेन रोड से कॉलेज जाने के लिए आपको 4 कदम आगे बढ़ाने हैं, तो इसका मतलब कॉलेज बिल्कुल मेन रोड पर है। दूसरा, एक मोदी जी ने एक रैपिड रेल योजना शुरू करी है, आई डोंट नो कि आप सब जानते नहीं है। रैपिड रेल योजना जो दिल्ली से मेरठ की रेल है और उसको बुलेट का दर्जा दिया गया है। बुलेट जो जापान में ट्रेन चलती है ना, बुलेट वैसी ट्रेन उसके लिए आई है। पढ़ना बेटा, इसको सब लोग जाकर गूगल पे पढ़ना। तो वो उस रेल के फीचर्स क्या हैं जो आपको फ्लाइट में फीचर्स मिलते हैं, जो फीचर्स फ्लाइट में मिलते हैं वो जनरल पब्लिक के लिए खोल दिया गई है। उसका इनॉर्गेशन 15 अगस्त को होने वाला है। और बेस्ट पार्ट ये है कि जो एक स्टेशन हमारा कॉलेज पर्टिकुलर जो लोकेलिटी है वो कहलाती है दुहाई। तो जो लोकेलिटी दुहाई है वो स्टेशन हमारे कॉलेज पे ही है। तो आपकी दिल्ली से कनेक्टिविटी मात्र 15 मिनट की रह गई। वाह, वो तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा सर मेट्रो स्टेशन हिंडन का, शक्ति स्थल का, तो हर लाइन का 2 लाइन होती है, एक ब्लू लाइन कहते हैं, एक पिंक लाइन, उसके दोनों के रेलवे स्टेशन नियर बाई हैं, मात्र 3-3, 4-4 किलोमीटर के अंतर पे। तो वहाँ भी आपकी, और दूसरी कनेक्टिविटी ऑटो की बहुत अच्छी है। तो कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है सर गाड़ी की या किसी भी चीज़ की, आप बिल्कुल अपने कॉलेज इजीली पहुँच सकते हैं। आपको इस पर मैं बताता हूँ, जो बच्चे हमारे दादरी गए और जो बच्चे हमारे नॉलेज पार्क के परी चौक के पास पढ़ रहे हैं, उनका एक कंप्लेन है जो मैं आपको रखना चाहता हूँ। उनका जो कंप्लेन है कि वहाँ इंडिविजुअल ऑटो नहीं है, या तो आप, ऐसा नहीं है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जैसे बिहार में आप ऐसे करते हैं कि एक ऑटो पे 3 लोग बैठे और शेयर किया, शेयरिंग ऑटो वहाँ पे मौजूद नहीं, इंडिविजुअल ऑटो मौजूद है। एक बच्चा अगर वहाँ से गाजियाबाद आना चाहता है उसको 300-200 रुपया लगाना पड़ता है। यानी अपने कॉलेज से शहरी क्षेत्र में जाने के लिए अगर दादरी से कोई बच्चा गाजियाबाद आना चाहता है उसे 1 घंटा लगेगा, पेमेंट अलग, ठीक है, अब पेमेंट अलग है। बच्चे ये समझते नहीं है कि ग्रेटर नोएडा कहाँ तक है। दादरी तक को लोग ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद बताकर बेच दे रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है आपको समझना, एक्चुअली कॉलेज ये है जो एकदम शहरी क्षेत्र में, एकदम हाईवे रोड पर है। इसकी कनेक्टिविटी पर आपको खर्चा नहीं गिरेगा। आप बाहर निकलेंगे ढाबे मिलेंगे आपको, बाहर निकलेंगे आपको मुस्लिम बच्चे अगर हैं तो नमाज पढ़ने की जगह है, आपको हर तरह की सुविधा शहरी क्षेत्र के उस पार्टिकुलर जगह पर है। तो आपको मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि कनेक्टिविटी पर जो बात मैम ने बताई, एक नई बात मुझे पता चली। मैं समझ रहा था कि कॉलेज से जो दिल्ली की दूरी है वो लगभग 1 घंटे में पूरी की जाएगी, लेकिन अगर रैपिड स्टेशन जो बना है, बता रही हैं रेलवे जो ट्रैक बना है, अगर उससे 20 मिनट नहीं हमको आधा घंटा में भी दिल्ली पहुंच जाते हैं तो ये बहुत बड़ी सुविधा है हम सब बच्चों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने इसीलिए पूछा कि आप देख रहे होंगे पिक्चर में एक रेलवे का पुल बना हुआ जा रहा है, ये वही पुल है जो सामने आपको दिख रहा है। और ये शूट कहाँ हो रहा है? कॉलेज में। ये कॉलेज का अंदर गार्डन से शूट होते वक्त ये गलती से वो पिक्चर आ गई है बाहर की, मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन मैं जब बता रहा था आपको उस दिन जब एडमिशन कर रहे थे कि देखो ये स्टेशन है और यहाँ पे कॉलेज है, तो आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा, लेकिन इस पिक्चर से ये चीज क्लियर होगी कि ये मैं बिल्कुल जो मुझे बताया गया है वो बिल्कुल सही है। और कॉलेज कई बार मैं भी गया हूँ, कॉलेज बहुत शहरी क्षेत्र में है, लेकिन आप इंजॉय करेंगे कॉलेज कैंपस को। लड़कियों का हॉस्टल बाहर है, लड़कों का हॉस्टल अंदर, ये सुविधा है इस अंदर। हॉस्टल में प्लेग्राउंड सारे हैं, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, चेस, कैरम,
कि सब बच्चे सब खेलते हैं, सारे हैं, इतना बड़ा ग्राउंड है कि बच्चे खूब दौड़ लगाते हैं। ये भी चाहिए ना आपको बच्चों बिल्कुल पढ़ने के चाहिए, साथ 4 साल साथ। चाहिए। मुझे लगता है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी ग्रोइंग एज है, ये आपको चाहिए। ठीक है, हॉस्टल में ये सब। एक कमरे में कितने बच्चे हैं मैडम? हॉस्टल के अंदर कितने बच्चे हैं एक कमरे में? सर हॉस्टल में हमारा डबल शेयरिंग और 3 शेयरिंग, 2 तरीके के रूम हैं। हमारा एग्रीमेंट मैम के साथ और कॉलेज के साथ जो है 1:3 का है। अगर कोई बच्चा 1:2 में रहना चाहता है वो रह सकता है पेमेंट करके, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर 1:2 में रहेंगे तो हो सकता है 5,000 ज़्यादा किराया हो उस कमरे का, क्योंकि 1:2 में हमारा एग्रीमेंट नहीं है, 1:3 में एग्रीमेंट है। ठीक है, इस बात को क्लियर इसलिए कर रहे हैं कि हर कॉलेज में 1:3, 1:4 रहता ही है। 1:2 में बहुत रेयर कॉलेजेस अलाउ करते हैं। क्यों ऐसा होता है? अकेले रहिए या 3 के साथ रहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, बैठ जाइए मैम प्लीज। मैंने कुछ कॉलेजेस में सिंगल रूम बच्चों के लिए रखे हैं, जैसे BRCM एक कॉलेज है हमारा, उसमें हमने सिंगल रूम रखा है बच्चों को। वो कॉलेज लॉ का है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि बच्चा एक दूसरे से लड़ रहा है, अगर 2 बच्चे हैं 2 लड़ गए, तो कम से कम तीसरा होना चाहिए जो भाग के बताए कि वार्डन को कि लड़ गए हैं। अगर 2 लड़ रहे हैं तो एक मर भी सकता है। तो कभी भी 2 नहीं होना चाहिए, होना चाहिए 3 या 4, ताकि लड़ेगा ही, 3-4 साल रहेगा तो लड़ेगा भी। तो लड़े तो कोई दौड़ के बताए कि भाई लोग लड़ रहा है, लोग को छुड़ाइए। इसलिए 1:2 में बहुत मैं कन्विंस नहीं हूँ। अब आगे चलते हैं हम लोग कॉलेज में। आगे देखिए। ये तो डॉक्यूमेंट्री आपने देखी, लेकिन एक्चुअली में मैम ने एक चीज नहीं बताई कि बाबू बनारसी दास कौन थे। बाबू बनारसी दास वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। बाबू बनारसी दास यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, ये उस परिवार का कॉलेज है और एक इंस्टीट्यूशन नहीं है ये, कम से कम 15 से 20 इंस्टीट्यूशंस हैं इनके अपने। उनमें से आप एक इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा ग्रुप है उत्तर प्रदेश का, ये छोटा ग्रुप नहीं है। इनके जो दादाजी थे वो चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, और इनके पिताजी MLA थे, और ये लोग बड़े सम्मानित परिवार से हैं, सब महाराजा परिवार है वहाँ। तो आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, उम्मीद करते हैं हम लोग। और आप लोग भी इसमें जो जा रहे हैं, अगर कोई मन में सवाल है, किसी मन में शक है, शुबा है, जैसे अभी आपको जो लेटर मिला है, उस लेटर में जो लेटर में लिखा हुआ अमाउंट है, उसके अलावा आपको अगर कुछ लगेगा तो वो है आपको कलर वाला ड्रेस जो आपको दिया जाएगा। B.Pharmacy का ड्रेस अलग है, इंजीनियरिंग का ड्रेस अलग है, MBA का ड्रेस अलग है। तो जो ड्रेस आपको कॉलेज मैनेजमेंट बताएगा, वो ड्रेस आप बाहर से अंदर से जो वहाँ की व्यवस्था होगी उससे आपको लेना। ये सबके लिए एक जैसा होगा, अलग से नहीं होगा आपके लिए कोई व्यवस्था। और कोई सवाल हो तो मन में पूछ लीजिए आज। एक दूसरी वीडियो और दिखा दीजिए। हाँ, मैं एक और वीडियो मैम कह रही है, पेन ड्राइव लगा के देखिए। ये वाला ना। ये देखिए, ये भी एक ड्रेस है बच्चों की। यही ड्रेस है, मतलब हाँ, आप देखिए, इसको एंजॉय कीजिए। We have a good hostel with good accommodation and best quality of food. We also have a good cafeteria with hygienic food. We are famous for discipline and a good quality of teaching.
ये देखो ट्रेनिंग प्लेसमेंट के लोग हैं ये ट्रेनिंग प्लेसमेंट आपको इस तरह ट्रेनिंग कराई जाती है कि इंटरव्यू कैसे होगा, क्या होगा। in various companies. Overall, I am very thankful and very overwhelmed with my learning activities. आप सबको मैं ये पेन ड्राइव में दे दूंगा, आप लोग ले जाइए, पेन ड्राइव में दे दूंगा, कॉपी कर लीजिएगा अपने अपने मोबाइल में। अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बात जो कहना चाहता हूँ वो सुन लीजिए आप। कॉलेज मैनेजमेंट ने हम लोगों को फैसिलिटी दी है कि आप 2 बार में इसको पेमेंट को करेंगे। ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए इस बात की कि सर मैं गया और मुझे ये पता नहीं था। जब आप कॉलेज जाएंगे तो दरवाजे पे जैसे ही रिसेप्शन पे आप अपना बैग रखेंगे फैमिली के साथ, कॉलेज मैनेजमेंट आपसे सेमेस्टर 1 का हॉस्टल फीस एज पर द एग्रीमेंट जो लिखा हुआ है वो आपसे लेगा और हॉस्टल अलॉट करेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने लगेगा तो एडमिट कार्ड देने से पहले आपसे सेकंड सेमेस्टर की फीस ले ली जाएगी। अगर उसमें आप लेट होते हैं तो आप मुझे कृपया फोन ना करें, क्योंकि अगर मैंने 10,000 से ज्यादा एडमिटेड बच्चे का फोन उठाना शुरू किया